हेलो फोरेंसिक एक्सपर्ट, मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ मैड फोरेंसिक्स पर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कूल ऑफ थॉट्स इन क्रिमिनोलॉजी। आपको नहीं पता तो इस चैनल पे मैं फोरेंसिक साइंस की वीडियो लाता हूँ। फोरेंसिक से रिलेटेड हर कंटेंट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। मैं धीरे धीरे वीडियोस बना रहा हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जा सकते हो और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। और आपका जो भी डाउट्स हो आप क्या बोलते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मेरी डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ से मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। तो आज की जो ये वीडियो है पर्टिकुलरली वो स्कूल ऑफ थॉट्स इन क्रिमिनोलॉजी है। इससे पहले मैं क्राइम की और उसकी क्लासिफिकेशन भी बता चुका हूँ। क्रिमिनोलॉजी होती क्या है, उसका नेचर और स्कोप, उसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ। तो आप वो चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज जो हमारा जो मेन टॉपिक है स्कूल ऑफ थॉट्स है, उसके अंदर हम पर्टिकुलरली 4 स्कूल ऑफ थॉट के बारे में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जो आज के हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है प्री क्लासिकल, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल और पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट की स्टडी करना। ये सारे स्कूल ऑफ थॉट एक एक करके हम पढ़ेंगे और इनमें क्या क्या कमियां हैं जिसकी वजह से नया स्कूल ऑफ थॉट आया, उन सबको हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में बने रहना। तो स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़ने से पहले यही जान लेते हैं कि स्कूल ऑफ थॉट्स है क्या, मतलब क्रिमिनोलॉजी के अंदर स्कूल का मतलब क्या है। हम उससे पढ़ाना क्या चाह रहे हैं, मतलब समझना क्या चाह रहे हैं हम उससे। तो एडविन एक सदरलैंड है, एडविन सदरलैंड। उन्होंने मतलब स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी को एक्सप्लेन किया कि एक्चुअल में वो चीज़ है क्या और उसमें क्या-क्या बताया जाता है। तो उनका क्या कहना है, द सिस्टम ऑफ थॉट विच कंसिस्ट ऑफ एन इंटीग्रेटेड थ्योरी ऑफ कॉजेशन ऑफ क्राइम एंड ऑफ पॉलिसीज ऑफ कंट्रोल इम्प्लाइड इन द थ्योरी ऑफ कॉजेशन। इसका सिंपल सा मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम, मतलब और उसमें एक ऐसी थ्योरीज को पढ़ते हैं जिनके अंदर यह बताया जाता है कि हम क्राइम करते क्यों हैं और उनके पीछे का कारण क्या है। ठीक है, और क्राइम के पीछे जो क्रिमिनल है उसका क्या थॉट रहा होगा और उसके लिए पनिशमेंट जो है वो कैसे डिसाइड की जाती होगी। तो पर्टिकुलरली क्राइम को इसमें हम एक्सप्लेन करते हैं कि उसका कॉज क्या होगा, उसका रीजन क्या होगा, किसी ने क्राइम किया है। तो इसके है ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी इन्होंने बताए थे कि जैसे कि ईच स्कूल ट्राई टू एक्सप्लेन कॉजेशन ऑफ क्राइम, मतलब क्राइम का जो कॉज है वो बताने की कोशिश करेगा हर एक स्कूल जितने भी हम पढ़ने वाले हैं। और एक क्रिमिनल बिहेवियर को भी बताएगा कि मतलब वो ऐसा क्यों करता है। उसके बाद ईच स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी सजेस्ट पनिशमेंट एंड प्रिवेंटिव मेजर्स टू सूट इट्स आइडियोलॉजी। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, जो अब क्राइम किसी ने कमिट कर दिया तो उसको क्या क्या पनिशमेंट दी जाती है या फिर दी जाएगी और क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाएंगे जो भी अकॉर्डिंग टू स्कूल ऑफ थॉट्स क्या बेस्ट है उसके लिए। उसके बाद ईच स्कूल रिप्रेजेंट द सोशल एटीट्यूड ऑफ पीपल टुवर्ड्स द क्राइम एंड क्रिमिनल इन अ गिवन टाइम। मतलब क्या कहना चाहता है कि जो भी उस टाइम पे उस दौरान पे जो क्राइम कमिट किया गया है उसके खिलाफ लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, सोसाइटी उस चीज को कैसे देखती है। तो सिंपली एक स्कूल ऑफ थॉट एक ऐसी चीज है इसके अंदर, क्राइम क्रिमिनोलॉजी के अंदर, जो एक्सप्लेन करती है कि क्राइम और उसका कारण क्या है, उसका लोगों के टुवर्ड्स क्या रिएक्शन है और उसको क्या क्या पनिशमेंट देनी चाहिए उस पर्टिकुलर क्राइम के लिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज के हम पहले स्कूल ऑफ थॉट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो चलो हम सबसे पहले अपने पहले स्कूल पे चलते हैं, जो कि है प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। ठीक है, एंशियंट टू 17th सेंचुरी, मतलब जो पुराने टाइम से चलता हुआ आ रहा है और 17th सेंचुरी तक इसकी जो धारणा थी वो लोगों में प्रचलित रही, मतलब चलती रही है। अब क्या होता है ये कि इसको ना हम डेमनोलॉजिकल भी बोलते हैं, डेमनोलॉजिकल थ्योरी ऑफ क्रिमिनोलॉजी या फिर डेमनोलॉजिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। अब इसमें क्या होता है, आप सब पढ़ सकते हो स्क्रीन के ऊपर, सब मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें क्या होता है कि इस जो थ्योरी है ना, इसका क्या मानना था कि जो लोग हैं ना उनके ऊपर किसी आत्मा वगैरह का कब्जा है। ठीक है, आपने सुना होगा ना कि बोल देते हैं, अभी आजकल भी बोल देते हैं, आजकल की जो जनरेशन है उसमें भी काफी बार बोला जाता है कि इस पे तो टोटका कर दिया, काले जादू कर दिया। तो इसमें क्या होता है कि कोई जो मतलब इंसान है ना उस पे डीमन का कब्जा है, उस पे उसकी जो स्पिरिट है उसको होल्ड कर रखा है किसी ने और वो उससे गलत काम करवा रही है। ये पुरानी सोच है, आज की सोच इतनी ज्यादा उससे मैच नहीं करती। अब क्या होता है इसमें, क्या चीज होती है, अब पहले के जो लोग थे वो तो ये मानते थे कि भाई डीमन होते हैं, उन्होंने कब्जा कर लिया आत्मा, तो उनके लिए ना सजा भी बहुत ज्यादा खतरनाक होती थी। तो
उस टाइम पे जो डिसाइड करना होता था ना कि भाई इसको किसी ने पोजेस कर रखा है, किसी आत्मा ने पोजेस कर रखा है या नहीं कर रखा, तो उसके लिए वो एक ऑर्डील करते थे। अब ये ऑर्डील क्या होता है? ऑर्डील एक ऐसा मतलब एक पाथ होता है या फिर एक ऐसा मतलब रिचुअल होता है जिसके थ्रू गुजरना पड़ता है किसी को, मतलब जब हिंदी में बोल देते हैं ना कि तुझे इस कसौटी से गुजरना पड़ेगा, तो एक मतलब एक टास्क पार करना पड़ेगा ताकि उससे ये पता चल जाए कि वो डीमन से पोजेस है या नहीं है। तो वो कैसे-कैसे काइंड ऑफ पोजेस हो सकते हैं, मतलब क्या कैसे-कैसे टाइप की ऑर्डील हो सकती थी, वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ। तो मेनली इस जो क्लासिकल थ्यो प्री क्लासिकल थ्योरी का जो मैं मानना था, वो यही है कि आपके ऊपर किसी डीमन ने कब्ज़ा कर रखा है और जो भी आप गलत काम कर रहे हो, वो उसके इन्फ्लुएंस में आके कर रहे हो। तो अब उसको क्या बोलते हैं, उसको उतारने के लिए, भूत भगाने के लिए बेसिकली कुछ सजाएँ दी जाती थी, जिसमें गॉड गॉड वगैरह का मतलब जो धार्मिक काम है ना, वो सारे करने पड़ते थे। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कड़ी पनिशमेंट होती थी, जैसे कि आग के ऊपर चलना, गले पे पत्थर बाँध के पानी में डुबा देना। तो काफ़ी खतरनाक वाली जो मतलब पनिशमेंट थी ना, वो इसके अंदर आती है। तो अब क्या होता है इसके अंदर, जैसे कि अब इनका मानना क्या था, अगर जो वो उस कसौटी को पार कर गया ना, तो इसका मतलब उसके ऊपर कुछ डीमन का वो नहीं है, मतलब कब्ज़ा नहीं कर, किसी ने उसको पोजेस नहीं कर रखा। तो ये बहुत पुरानी धारणा है, आज के समय पे तो है नहीं। उसके बाद उस टाइम पे क्या है, ओथ और ऑर्डिनल को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। मतलब कसमें वादों को ज़्यादा वो ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस दी जाती थी कि तू कसम खा, ठीक है? ऑर्डिनल मतलब जो उस टाइम के जो टास्क थे, जो रिचुअल्स थे, उनको फॉलो करना पड़ता था। इम्पोर्टेंट रोल इन एंशिएंट जुडिशियल सिस्टम। ये हमारा बहुत पुराने वाला एंशिएंट जुडिशियल सिस्टम है, जो लोगों ने ही बना रखा था। उसके बाद क्या होता है, इसके कुछ एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बता चुके हैं, जैसे कि आग में फेंक देना किसी इंसान को, ठीक है? उबलते हुए पानी में फेंक देना, पत्थर बाँध देना उसकी गर्दन पर, उसको कहीं फेंक देना। तो ऐसी-ऐसी चीज़ जो खतरनाक पनिशमेंट होती थी ना, वो इस प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी के अंदर आती थी। तो अब इसके अंदर क्या आती है, द प्री क्लासिकल थिंकिंग हाउएवर विदर्ड अवे द लैप्स ऑफ टाइम, विदर्ड अवे मतलब धीरे-धीरे करके टाइम के साथ खत्म होती रही। हम जानते हैं पुरानी सोच है, आज के ज़माने में नहीं है। एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज मतलब जितनी ज़्यादा हमारे इंसानों की नॉलेज बढ़ती रही है, पुराने-पुराने जो ये सोच थी, ये हमारी खत्म होती रही। तो धीरे-धीरे करके एडवांस थ्योरीज़ आने लगी। अब उसके बाद आती है प्री क्लासिकल के बाद क्लासिकल थ्योरी। चलो उसको भी पढ़ लेते हैं। तो क्लासिकल स्कूल, अब क्या हुआ, 17th सेंचुरी तक तो वो थी। अब मिड 18th सेंचुरी तक आ चुकी थी अपने पास क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी या फिर स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है? अब इसके अंदर क्या था, इसका ये कहना था कि जो एक इंसान है, कुछ भी काम करता है, ठीक है? वो उसकी फ्री विल है। मतलब वो जो काम भी करता है, वो अपनी मर्ज़ी से करता है, उसके ऊपर किसी का कोई ज़ोर नहीं है। मतलब उसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। तो अब इसके अंदर क्या मेन चीज़ है, जो क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी है, एनलाइटेड बाय यूटिलिटेरियन एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट फिलोसोफर, मतलब जेरेमी बेंथम एंड सीज़र बेक्केरिया। तो ये जो मेन नाम है, जो मतलब इस थ्योरी में काफ़ी इनका इम्पोर्टेंट रोल रहा है बनाने के लिए। तो इनकी जो सोच थी ना, वो यूटिलिटेरियन, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी काम अच्छा करते हैं ना, तो हम जो भी मतलब काम अच्छा करते हैं, तो उसका अच्छा असर लोगों पे पड़ता है। तो उन सब चीज़ों को यूटिलिटेरियन बोलते हैं। और तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट फिलोसोफर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब यही है कि लोग जो हैं, वो गवर्नमेंट या फिर कम्युनिटी क्यों बनाते हैं? उनको ग्रुप में रहना क्यों पसंद है? तो इनसे अपना कोई ज़्यादा रोल नहीं है, मतलब इनको उतना डिटेल में नहीं पढ़ना हमें। हमें जो मेन पढ़नी है वो क्लासिकल स्कूल है, उनको उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और ये चीज़ याद रखना कि जेरेमी बेंथम एंड सीज़र बकैरिया ने इसको मतलब बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। The classical school of thought was premised on the idea of that people have free will in making decision. मैंने आपको ये चीज़ बता दी है, जो क्लासिकल स्कूल है इसका यही मानना था कि जो लोग हैं ना, वो सिर्फ अपनी मर्जी से करते हैं, उनके ऊपर कोई किसी चीज़ का जोर नहीं है, उनको किसी ने बका नहीं रखा। सिर्फ जो काम भी वो कर रहे हैं, उनमें सिर्फ उनकी मर्जी है और वही वो चीज़ कर रहे हैं अपने आप से। ठीक है, इसका मन मानना यही है और इसमें और कुछ ख़ास नहीं है। इन ज़्यादा स्कूल ऑफ थॉट्स में ना आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हर स्कूल ऑफ थॉट धीरे-धीरे टाइम के साथ-साथ अच्छा होता गया हमारे आज के जुडिशल सिस्टम आने तक, ठीक है? उसी चीज़ों को हमें डिटेल में पढ़ना है बस। तो हमारे जो बकैरिया थे, जिन्होंने क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट को बनाने में मदद की थी, ऑन द क्राइम्स एंड पनिशमेंट उन्होंने एक बुक लिखी थी, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया था एक कॉम्प्रिहेंसिव डिज़ाइन फॉर एनलाइटमेंट ऑफ जुडिशियल सिस्टम। मतलब उन्होंने क्या करा था, उन्होंने बस एक जुडिशियल सिस्टम जो होना चाहिए ना किसी को पनिशमेंट देने के लिए, वो कैसा होना चाहिए उस सिस्टम के बारे में कुछ-कुछ बताया था।
उसके बाद जो हमारे बेंथम थे, ठीक है? उन्होंने भी अपनी पूरी लाइफ को इसीलिए डिवोट कर दिया ताकि जो लॉज़ बना रहे हैं ना हम, जो अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उनको कैसे मोर साइंटिफिक अप्रोच रखा जा सके। उसको क्या-क्या चीज़ें उनमें ध्यान रखनी चाहिए किसी लॉ को बनाने के लिए। तो इन दोनों का इस चीज़ में बहुत बड़ा रोल था और क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट में इससे ज़्यादा कुछ ख़ास है नहीं। इसके अलावा क्लासिकल स्कूल ऑफ प्रोसीडेड विद एन एब्स्ट्रैक्ट प्रिजम्पटिव ऑफ फ्री और एक चीज़ और है कि जितनी भी थ्योरीज़ हम पढ़ने वाले हैं, नई थ्योरीज़ आने का जो कारण है ना, वो पुरानी थ्योरीज़ के अंदर कुछ ना कुछ फ़ॉल्ट है, कुछ ना कुछ शॉर्टकमिंग है, ठीक है? अब जैसे कि जो पहले वाली थी प्री क्लासिकल, उसमें तो कोई मतलब ही नहीं था, उसका कोई सर-पैर ही नहीं था कि डेमोनोलॉजिकल किसी डीमन ने किसी को पोजेस कर रखा है, इसलिए आई क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। अब क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है, सबकी भई अपनी मर्ज़ी है और सब अपनी मर्ज़ी से सब क्राइम करते हैं, जो कर रहा है उसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ वही है। तो अब इसमें क्या एक दिक्कत आ गई कि मान लो चलो फ्री विल तो ठीक है, लेकिन किसी को कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी तो हो सकता है। अब कोई बच्चा है, वो कोई काम अपनी मर्ज़ी से कर रहा है, लेकिन उसको उस चीज़ का पता थोड़ी ना है कि वो चीज़ सही है या गलत। तो इसलिए इस क्लासिकल स्कूल ऑफ मतलब स्कूल ऑफ थॉट को भी बाद में डिक्लाइन कर दिया गया, धीरे-धीरे टाइम के साथ ये भी खत्म हो गए। तो इसमें यही बोल रखा है कि दैट जो क्लासिकल स्कूल ऑफ प्रोसीडेड विद एन एब्स्ट्रैक्ट प्रिजम्पशन ऑफ फ्री विल, मतलब फ्री विल के ऊपर इसका सारा काम था एंड रिलाइड ऑन सोलली ऑन द एक्ट, मतलब क्राइम के ऊपर इसका सारा फोकस था, क्रिमिनल को नहीं देखती थी। जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिमिनल, उसको मेंटल डिसऑर्डर भी हो सकता है, उसको कोई बच्चा भी हो सकता है, उसको कुछ पता ही नहीं है, विदाउट डिवोटिंग एनी अटेंशन टू द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ क्रिमिनल। तो इसकी ये सबसे बड़ी कमी थी। अब इस कमी को मिटाने के लिए अगली थ्योरी आई, चलो उसको देख लेते हैं। तो अब हम आ जाते हैं न्यू क्लासिकल स्कूल, जो कि अर्ली 1800 के आसपास सेटअप हुआ था। ये जो एज है ना, क्या बोलते हैं, अर्ली 1800 17th सेंचुरी, ये हमारे पास एग्जैक्ट नहीं है, तो इसको हर बुक में अलग अलग जगह दे रखा है, अलग दे रखी है, तो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस मत करना। तो अब क्या बोलते हैं, जो उनकी जो सोच आई थी ना, अब जैसे पुरानी जो सोच थी, सबसे पहले किसी डीमन ने कब्जा कर रखा है, उसके बाद वो डीमन वाला बात खत्म, अब फ्री विल की बात आ गई थी कि भाई हर कोई जो क्राइम कर रहा है वो अपनी मर्जी से कर रहा है। तो ठीक है, उसमें कोई डिसऑर्डर के बारे में कोई बात ही नहीं करी गई थी। अब न्यू क्लासिकल जो स्कूल है, इसके अंदर अब जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनको ऐड कर दिया गया, ठीक है, बच्चों को भी ऐड कर दिया गया। ये क्या इन्होंने कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, मतलब जो लोग हैं ना उनको कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, जैसे कि माइनर्स, जो छोटे बच्चे होते हैं, इडियट्स जिनको सही गलत में फ़र्क ही नहीं पता, इनसेन और इनकॉम्पिटेंट का क्या मतलब होता है, जिनको कोई ना कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अब उनकी कैटेगरी अलग कर दी। तो उन्होंने इसमें इस पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट में क्या हुआ, उनको लीनिएंटली मतलब हैंडल किया जाएगा, जो भी इनसेन पीपल होंगे, माइनर्स होंगे, उनको ज़्यादा बड़ी सज़ा नहीं दी जाएगी, जैसे कि क्लासिकल में दी जाती थी या फिर प्री क्लासिकल में दी जाती थी। उसके बाद क्या होता है न्यू क्लासिकल के अंदर, अब ये जो स्कूल ऑफ थॉट है ना, जो रिकमेंडेड लीनियंट ट्रीटमेंट फॉर इर्रिस्पांसिबल एंड मेंटली डिसअप्रूव्ड, मतलब भैया लीनियंट, उनको धीरे, मतलब उनके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं बरसाया जाएगा, इस मतलब सिंपल सा कहने का मतलब यही है। उसके बाद क्या कहते हैं, इनकी जो सबसे बड़ी कमी थी ना, वो यही थी कि जो इनका ये मानना था, जो लोगों ने क्राइम कमिट कर दिया ना, वो समाज को गंदा कर देते हैं। तो गंदा करने की वजह से उनको सेपरेट कर दिया जाता है सोसाइटी से, मतलब इनका मानना ये था कि सोसाइटी से उस बंदे को अलग कर दो जो क्राइम कर रहा है। ठीक है, सिंपल सा इनका ये मानना था। और अब ये चीज़ बहुत गलत हो गई। उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर उसको बेदखल कर दिया उस सोसाइटी से, तो उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा मेंटल प्रेशर पड़ेगा और काफ़ी सारी चीज़ें उसके साथ बीतेगी। तो इन्होंने काफ़ी इस चीज़ के अंदर इनको गलती कर दी, तो इसके बाद एक अपनी नई थ्योरी आई फिर। ठीक है, इसके शॉर्टकमिंग क्या थी मैंने आपको बता दी कि जो क्लासिकल नो न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी है, बिलीव दैट क्रिमिनल्स आर अ न्यूसेंस, ठीक है, मतलब सोसाइटी के लिए तंगी, मतलब सोसाइटी को तंग करने के लिए है, एंड देयरफॉर मस्ट बी एक्सपेल्ड, तो उनको सोसाइटी से निकाल देना चाहिए। तो ये तो हम आज के ज़माने में देखते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, सोसाइटी से तो निकालते नहीं, उनके लिए पनिशमेंट है, प्रॉपर जेल में भेज दिया जाता है, फिर वो टाइम स्पेंड करने के बाद वापस से सोसाइटी में आ जाते हैं। तो ये न्यू क्लासिकल जो स्कूल है, ये काफ़ी, मतलब इसमें बस सब कुछ सही था, ये चीज़ गलत हो गई थी। लेकिन और इसमें जो ये अपनी माइनर्स वगैरह आ गए ना, माइनर्स, इनसेन, आज भी हम इसको कैटेगरी को फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी माइनर्स की कैटेगरी है, इनसेनिटी और सेनिटी की कैटेगरी है। तो ये कैटेगरी आज भी हम फॉलो करते हैं। तो अब हम आ जाते हैं पॉजिटिव स्कूल की तरफ। देखो न्यू क्लासिकल के अंदर सबसे बड़ी अब कमी क्या थी, उनको सोसाइटी से एक्सपेल कर दिया जाता था। अब इसने ये वाली जो प्रॉब्लम थी उसको खत्म कर दिया। अब इस थ्योरी के, इस पर्टिकुलर थ्योरी ने क्या किया, पहले जो पुरानी जो 3 थ्योरी थी ना, वो क्राइम के ऊपर ज़्यादा फोकस करती थी कि मतलब क्राइम कितना सीरियस है। पर इस थ्योरी ने आगे क्या करा, क्रिमिनल के ऊपर सारा फोकस सेट कर दिया कि क्रिमिनल की सिचुएशन क्या है। मान लो क्राइम तो हम कर रहे हैं, क्राइम तो किसी ने कर दिया, पर उस क्राइम करने के पीछे का रीज़न तो किसी को क्या पता।
ठीक है, अब उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, उसके ऊपर भी तो बात होनी चाहिए ना, क्या पता वो लोग भी उसको मारने आए हो, पर उसने सेल्फ डिफेंस में उस बंदे को मार दिया हो। तो उसने उस सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए पॉजिटिव स्कूल आया उसके बाद। तो अब ये इसमें जो मेन जो हमारे बंदे थे, मतलब जिन्होंने इसको बनाने में हेल्प की थी, जो मेन पोस्टुलेट थे इसके अंदर, वो ऐड किसने किए थे? मतलब सीज़र लिम्ब्रेसो, इटालियन थे ये सारे के सारे, राफेले गैरोफेलो एंड एनरिको फेरी। ये 3 बंदे थे जिन्होंने इस पॉजिटिव स्कूल को बनाने में सबसे ज़्यादा अपना योगदान दिया। ठीक है? और इन तीनों का नाम है ना काफ़ी ज़्यादा रट लेना, मतलब दिमाग में बिठा लेना। एग्ज़ाम्स में अगर आप लिख के आओगे तो ज़्यादा अच्छे नंबर आएँगे, और नेट के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। और अब क्या था, ये तीनों बंदे है ना इटालियन थे, तो इसको है ना इटालियन स्कूल ऑफ थॉट भी बोल दिया जाता है। तो ये कंफ्यूज मत करना कि इटालियन स्कूल ऑफ थॉट क्या है, पॉजिटिव स्कूल क्या है। तो ये दोनों सेम ही चीज़ है, इन दोनों में मतलब कंफ्यूजन मत रखना कोई भी। तो अब आ जाते हैं मतलब अब मैं ना तीनों को एक-एक करके देखेंगे कि तीनों ने अपनी क्या-क्या चीज़ें इस पॉजिटिव स्कूल के अंदर ऐड करी। तो लैम्ब्रोसो थे जो सबसे पहले बंदे थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने ना फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक पे बहुत ज़्यादा काम किया, मतलब एक एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच अपनाया उसकी तरफ, क्रिमिनल्स की तरफ। तो उन्होंने है ना 3 पर्टिकुलर कैटेगरी दी जिसके अंदर उन्होंने क्रिमिनल्स को डिवाइड कर दिया। एक जो सबसे पहले होते थे द एटाविस्ट्स, या फिर हेरिडेटरी, या फिर बोर्न क्रिमिनल्स। तो ये तीनों एक ही नाम है, मतलब इन तीनों इसी का एक ही नाम है, मतलब 3 अलग-अलग नामों से जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है, बोर्न क्रिमिनल्स, नो मैटर व्हाट, बचपन से ही वो क्रिमिनल होते हैं। उनके ऊपर किसी भी एनवायरनमेंट को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसके अंदर वो यही कहना चाहते थे कि मतलब जो बोर्न क्रिमिनल्स है, वो क्रिमिनल्स बचपन से ही पैदा होते हैं। उनको किसी भी एनवायरनमेंट, जो उनके एनवायरनमेंट है, उनकी वजह से वो क्रिमिनल नहीं बनते। मतलब उनके अंदर बचपन से ही कुछ ऐसा होता है कि वो क्रिमिनल ही होते हैं। उसके बाद एक आ जाते हैं इनसेन क्रिमिनल हु आर अनेबल टू अंडरस्टैंड नेचर एंड कंडक्ट ऑफ देयर एक्ट, जिनको बोल देते हैं हम पागल लोग। अब उनको ये तो पता नहीं कि क्या चीज़ सही है और मेरे करने से क्या चीज़ हो रहा है, लोगों पे क्या असर पड़ रहा है। बस वो चीज़ वो कर देते हैं। इसलिए उसने क्या बोला, मेंटल डिसऑर्डर की वजह से, या फिर मेंटल डिसऑर्डर की वजह से जो लोग क्राइम कमिट करते हैं, उसको उसने डाल दिया इनसेन क्रिमिनल्स के अंदर। अब क्रिमिनल्स को उसने एक और कैटेगरी में डिवाइड करा जो कि थी क्रिमिनोइड्स, ठीक है। अब ये क्रिमिनोइड्स क्या कहती है, एक फिजिकल क्रिमिनल टाइप एंड हैड अ टेंडेंसी टू कमिट क्राइम इन ऑर्डर टू ओवरकम देयर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। मतलब अब क्या मैंने इसको बताया था ना कि लोम्ब्रोसो ने एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच भी अपनाया था। तो इसमें क्या कहता है, जो इंसान होता है ना, उसके अंदर कुछ फिजिकल ट्रेट ऐसे होते हैं, जैसे कि आपने कभी गट फीलिंग आपने आई हो किसी पर्सन से कि इसकी इतनी बड़ी दाढ़ी है, जैसे केजीएफ आपने देखी हो, तो उस बंदे को देख के लगता है ना कि ये गुंडा है, ये वो है। तो ये कुछ ऐसे फेशियल फीचर्स या फिर उसकी बॉडी के जो फीचर होते हैं ना, उनको उसने क्रिमिनॉइड में ऐड करा कि जो वो फीचर होते हैं ना, उसकी वजह से उनको सोसाइटी से थोड़ा-सा है ना अलग रखा जाता है, जिसकी वजह से वो क्राइम कमिट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब पॉजिटिव स्कूल के अंदर एक एरिंको फेरी भी थे। उन्होंने जो क्रिमिनल है उनको 5 टाइप में क्लासिफाई करा। ठीक है, लैम्ब्रोसो ने 3 टाइप में करा, फेरी ने 5 टाइप में करा। अब कि वो कौन-कौन से थे? एक तो बोर्न क्रिमिनल, सेम जो बचपन से क्रिमिनल होते हैं। उसके बाद ओकेजनल क्रिमिनल। ओकेजनल क्रिमिनल कौन होते हैं? जो ओकेजनली कभी-कभी क्राइम करते हैं। उनको मतलब मन कर गया क्राइम करने का, चलो किसी को मार के आते हैं या चोरी करके आते हैं तो वो कर देते हैं। उसके बाद पैशनेट क्रिमिनल, जिनका पैशन बन चुका है क्राइम करना, उनको क्राइम करना अच्छा लगने लगा है। उसके बाद आ जाता है इनसेन क्रिमिनल, ये सेम ही है कि मतलब किसी को मेंटल डिसऑर्डर हो चुका है, इस वजह से वो क्राइम कमिट कर रहे हैं। हैबिचुअल क्राइमर, अब ये क्रिमिनल सॉरी हैबिचुअल क्रिमिनल्स कौन होते हैं? जो कभी-कभी करते हैं, जिनकी हैबिट्स ही मतलब हैबिट में आ चुकी है। जैसे पहले हम ये क्या बोलते हैं, घर से 100 ₹10 चोरी करते हैं, फिर उसके बाद धीरे-धीरे करके और ज़्यादा पैसे चोरी करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनकी हैबिट में आता जाता है। तो इसीलिए वो उनकी जो कैटेगरी है ना, उसको अलग ही कैटेगरी में कर दिया हैबिचुअल क्रिमिनल्स की। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं राफ़ेल गेराफेलो। अब इन्होंने जो क्रिमिनल्स हैं, उनको मेनली 4 कैटेगरी में डिवाइड करा। अब वो क्या-क्या थी? एक तो मर्डरर, या फिर एंडेमिक क्रिमिनल्स, ठीक है? एंडेमिक क्रिमिनल्स और मर्डरर नेट के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने डायरेक्ट ही बोल दिया कि एक तो जो कैटेगरी है वो मर्डरर की है, जो किसी को मारना चाहता है। वोलेंट क्रिमिनल्स जो खतरनाक तरीके से, जो सीरियस क्राइम करते हैं, किसी को ब्रूटली मारते हैं, ठीक है?
किसी को पीटते हैं, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी जला देते हैं, एक तरीके से मतलब वोलेंट क्राइम करते हैं सारे के सारे, अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस सच एज प्रेजुडिसेस ऑफ ऑनर, पॉलिटिक्स, रिलीजन। और इसमें इन्होंने ये ऐड करा, जो वोलेंट क्रिमिनल्स है ना, वो एनवायरमेंट की वजह से बनते हैं, कि उनके जो आसपास के एनवायरमेंट है, सोसाइटी ने उनको फोर्स करा है क्रिमिनल बनने के लिए। बोलते हैं ना, ये हम आज भी सुनते हैं कि क्रिमिनल है ना बचपन से पैदा नहीं होता, उसको बनाया जाता है क्रिमिनल, ठीक है। तो ये चीज है ना, इस चीज को मानते हैं वोलेंट क्रिमिनल्स के अंदर। अब क्रिमिनल्स लैकिंग अ सेंटीमेंट ऑफ प्रोबिटी, प्रोबिटी क्या होता है, ऑनेस्टी, ठीक है, मतलब वो झूठ बोलता है बात बात पे, इसका सिंपल सा मतलब यही है। उसके बाद आ जाते हैं लेस्बियस और लस्टफुल क्रिमिनल्स। लस्टफुल क्रिमिनल्स से तो आप नाम से समझ गए हुए, जो सेक्सुअल ऑफेंस की तरफ ज्यादा, मतलब जो सेक्सुअल ऑफेंस करते हैं उसको उन्होंने लेस्बियस और लस्टफुल क्रिमिनल्स के अंदर डिवाइड कर दिया। तो अब क्या होता है, मैंने ना एक समरी बना रखी है, आप इसके थ्रू भी इसको समझ सकते हो। तो प्री क्लासिकल क्या था, एशिया से लेके एंशियंट से लेके 1700 तक का इसका टाइम पीरियड था। अब फोकस इस क्या करता है, रिलीजन और सुपरस्टिशन के ऊपर ज्यादा फोकस रखता है। और इसमें क्या था, मतलब भाई डिमोलॉजिकल थ्योरी थी, डीमन ने किसी को अपने आप काबू में कर रखा है और वो उससे गलत काम करा रहा है, ठीक है। की फीचर क्या थे, मतलब जो की फिगर थी, तीनों ने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। वो उसमें जो प्री क्लासिकल में थे वो थे प्लेटो और एरिस्टोटल, इनका बहुत बड़ा रोल रहा। उसके बाद क्लासिकल, क्लासिकल 1764, मतलब वही अपनी जो 18th सेंचुरी थी उसके आसपास आ चुके थे। इसमें क्या मामला था, फ्री विल का मामला था सारा का सारा, कि भाई जो कोई क्राइम कर रहा है वो अपनी मर्जी से कर रहा है, उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है। इसमें कौन मेन थे, बैकेरिया एंड बेंथम, ये नाम आप याद रखना। अब न्यू क्लासिकल आ जाते हैं उसके बाद। न्यू क्लासिकल में क्या था, 1800 के आसपास आई थी, एक्सेप्शन टू फ्री विल, मतलब अब इसने क्या करा, फ्री विल को मतलब एक्सक्लूड कर दिया, और एक जो साइकोलॉजिकल एक तरीके से थिंकिंग है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। इसके जो मेन थे, बेंथम ऐड हो गए थे। उसके बाद पॉजिटिविस्ट थ्योरी आ जाती है, जो कि मेन है अपनी 1870 से लेके 1890s तक। उसमें जो किस चीज को ज्यादा फोकस करा गया, साइंस, बायोलॉजी एंड साइकोलॉजी। इसमें जो ये जो पॉजिटिविस्ट थ्योरी है सबसे ज्यादा साइंटिफिक थ्योरी थी। इसके बाद और भी थ्योरीज आई हैं, उनको हम एक अगली वीडियो में कवर करेंगे, वरना ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो और इसमें जो मेन फिगर्स थी वो कौन कौन थी, लैम्ब्रोसो, फेरी एंड रेफेलो, इन तीनों का नाम आपको याद रखना, ठीक है। तो यही बेसिकली आज की इस वीडियो में था, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो चीज़ भी मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझ आया हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इन सब वीडियोस को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, और आपके लिए मैं ऐसा कंटेंट लाता रहूँगा। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, ताकि मैं भी ग्रो करूँ और आप भी मेरे साथ अच्छे से पढ़ सको। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी पढ़ सकें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आरिगातो गोजाइमास, थैंक यू। अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के